बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करना है आज। अच्छा, आज हमने स्टडी करना है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो थोड़ा फास्ट करवाऊंगा कि आपका जो था कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल कौन से थे? मोनोसक्राइड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, यानी मोनोसक्राइड्स। उनके जरिए फिर बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनते थे। दूसरे नंबर पे हम आए प्रोटीन। प्रोटीन में बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स मॉलिक्यूल कौन से थे? अमाइनो एसिड्स क्या थे? और जब हमने स्टडी किया लिपिड्स को, लिपिड्स में बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या कौन से थे मॉलिक्यूल्स? उसके अंदर हमारे थे फैटी एसिड्स। क्या थे? फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल आपस में मिलते थे, उनके मिलने से आपके लिपिड्स बनते थे। ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं डीएनए आरएनए। तो डीएनए आरएनए असल में ये न्यूक्लिक एसिड्स, ये इनके बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल कह लो आप। इसके न्यूक्लिक एसिड के अंदर तीन पार्ट होते हैं, वो हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें मोस्टली। लॉन्ग आ जाए तो आपकी ये असल में बायो से ज़्यादा रिलेट है, तो लॉन्ग भी इसके चांसेस हैं मेरी नज़र में, लेकिन कभी आया नहीं। लेकिन शॉर्ट मोस्टली आए हुए हैं। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? असेंशियल कंपोनेंट ऑफ एवरी लिविंग सेल्स। ये हर लिविंग सेल का जो है ज़रूरी कंपोनेंट है। वो डी इंसान, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक जो होता है वो होता है डीएनए। उसका डीएनए होगा तो हम कहेंगे ये लिविंग है, और उसमें डीएनए नहीं है तो वो लिविंग नहीं है, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आएगा। तो जो डीएनए वो बनता है प्रोटीन से। अब प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर हम देखें, या सॉरी डीएनए का देखें, प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाती है, आरएनए वो आगे जाके थोड़ा सा बताऊंगा आपको। तो न्यूक्लिक एसिड से बनते हैं। किससे बनते हैं? इनकी जो बेसिक यूनिट होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का। तो जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में न्यूक्लिक एसिड का होना ज़रूरी है। दे आर जनरली लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल, ये बड़ी लंबी चेन होती है, मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। उसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स का नाम देते हैं। यानी अगर ये चेन लंबी हो जाएगी तो उसको हम क्या नाम दे देंगे? न्यूक्लियोटाइड। तो अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, या शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट। हर न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं? तीन। कौन कौन से? ये देखो जरा इधर, ये न्यूक्लियोटाइड है। थ्री पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पहला पार्ट होता है फास्फेट, PO4। फास्फेट का फार्मूला क्या होता है? PO4। ये असल में आपने याद नहीं करना है, ना ही इसको आपने नोट करना है। अगर आप बायो होती तो इजी समझ जाना था। ये होता है शुगर। शुगर का फार्मूला याद है ना आपको? C12H22O11 शुगर। ठीक है, सक्रोज जिसे हम कहते थे। और इसे बोलते हैं नाइट्रोजन बेस, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन देखो 1 2 3 4 5, इसको नाइट्रोजन बेस बोलते हैं। तो आपने स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं याद रखनी, आपने सिर्फ नाम याद रखने हैं। ये फास्फेट होता है, शुगर होती है, और नाइट्रोजन बेस होती है। इन तीन के मिलने से किस किस के? फास्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस के मिलने से क्या बनता है हमारे पास? न्यूक्लिक एसिड बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। वही बात कर रहे हैं ना तीनों की। ये तीनों मिलेंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ये न्यूक्लिक एसिड बनाने, न्यूक्लिक एसिड का हिस्सा होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स हैं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जिसे बोलते हैं हम, जिसे हम आरएनए बोलते हैं। अच्छा, डीएनए, इस टॉपिक में आज हम सिर्फ डीएनए पढ़ेंगे। डीएनए क्या होता है? अगर आप देखो ना, ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है,
डीएनए जीन्स के लिए होता है, चलो थोड़ा बहुत आपको आइडिया है। ये हीलिक्स, इसे क्या बोलते हैं हम, हीलिक्स। ये एक पहली स्ट्रिप है, ये दो स्ट्रिप्स है, यानी कि दो पटियां आपस में जुड़ी हुई हैं और दरमियान में बॉन्ड बन रहा है। ये नजर आ रहा है ना आपको, ये बॉन्ड बन रहा है। ये जो स्ट्रिप है ना, ये वाली, ये स्ट्रिप जो है, थोड़ा वक्त बताता हूँ जाके, इसे बोलते हैं डी ऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। ये असल में डीएनए की स्ट्रक्चर है। डी का मतलब याद है आपको? डी का मतलब क्या था जो हमने, आई थिंक सो, ये अल्केन अल्कीन वाले चैप्टर में पढ़ा था। डी का मतलब था निकालना, रिमूव करना। आ गया याद? डी का मतलब क्या था? ऑक्सी, क्या निकालना है? ऑक्सीजन को, किस में से? राइबो न्यूक्लिक एसिड में से। तो असल में मैं इसकी वो फार्मूले की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जस्ट आपको वर्डिंग का मतलब बता दिया। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है ये भी मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि इसके अंदर ज़रूरत ही नहीं है हमें। हमें यहाँ पे सिर्फ जनरल बातें डिस्कस करनी है। तो ये हमारी स्ट्रिप है। अच्छा, ये जो होती है ना स्ट्रिप आपकी, ये देखो, अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं, ये स्ट्रिप थी वो, ठीक है। इसमें देखो फास्फेटाइन है और शुगर भी है। इसका मतलब जो स्ट्रिप होती है, वो स्ट्रिप की जो बैक बोन है, वो बैक बोन दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। वो बैक बोन कितनी चीज़ों से मिलकर बनी हुई है? ये देखो ना, ये स्ट्रिप नजर आ रही है ना आपको। इस स्ट्रिप को मैंने तोड़ के यहाँ पे शो किया थोड़ा सा। ये स्ट्रिप जो है, ये स्ट्रिप दो चीज़ों से मिलकर बनी है। वो कौन कौन सी है? फास्फेट और शुगर। तो ये आपने माइंड में रखना है कि जो स्ट्रिप है वो असल में दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। किस किस से मिलकर बनी हुई है? फास्फेट और शुगर से मिलकर बनी हुई है। अच्छा, ये जो स्ट्रिप है, इसने दूसरी स्ट्रिप के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है। ये दोनों आपस में अटैच है। ये बॉन्ड नजर आ रहा है, जिस तरह एक सीढ़ी सी लग रही है, स्टेयर्स लग रही हैं, ठीक है। तो कहता है ये जो बॉन्ड बन रहा है दोनों के दरमियान, इस स्ट्रिप का इस स्ट्रिप के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है, अब फास्फेट और शुगर तो बैकबोन बना रहा है, तो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो नाइट्रोजन बेस की वजह से बन रहा है। किसकी वजह से बन रहा है? नाइट्रोजन बेस की वजह से बन रहा है। ये देखो थोड़ा सा और शो कर दिया। लेट करो, ये स्ट्रिप है, ये येलो और डॉट वाली, ठीक है। ये फास्फेट और शुगर, आगे बात देखो, ये तो फास्फेट ग्रुप और ये स्ट्रिप बना रहे हैं, और इस वाली स्ट्रिप को दूसरी स्ट्रिप के साथ अटैच किया जा रहा है। किसके जरिए अटैच किया जा रहा है? नाइट्रोजन बेस के जरिए। और ये किस तरह अटैच होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। जो नाइट्रोजन बेस जुड़े होते हैं, किसकी वजह से जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। अब ये जो देखो न्यूक्लियोटाइड है, इस वाले हिस्से को ये देखो, गौर करो, ये हमारा हो गया शुगर, नीचे वाला हमारा हो गया, सॉरी, ये डॉट हो गया हमारा, ये येलो जो है ना, येलो बॉक्स, ये शुगर है। और ये जो ऑरेंज सा आपको सर्कल नजर आ रहा है, ये हमारा क्या है? फास्फेट ग्रुप। और ये जो ब्राउन है या ब्लू है, ये हमारा क्या है? नाइट्रोजन बेस। तो फास्फेट, सॉरी, ये ऑरेंज फास्फेट, येलो वाला हमारा शुगर, और ये ब्राउन वाला नाइट्रोजन बेस, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड। और हमने यही कहा था न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बनता है, फास्फेट, नाइट्रोजन बेस और शुगर। क्लियर होगी बात यहां तक? तो ये एक स्ट्रिप दूसरी स्ट्रिप के साथ किस तरह जुड़ी हुई है? नाइट्रोजन बेस के जरिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। तो बुक के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लिखा हुआ, उन्होंने जस्ट लिखा हुआ नाइट्रोजन बेस। तो ये नाइट्रोजन बेस ही आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने मेन बात बताई है आपको, यही बताई है जो बुक में ये एग्जांपल दी हुई है आपको। कहता ये स्ट्रिप है, ये जो स्ट्रिप है, ये शुगर और फास्फेट की ने बनाई है, जिसको हम बोलते हैं बैकबोन। और ये जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ये नाइट्रोजन इस बेस के जरिए बन रहा है। अब वाज़ेह हो गया आपको? आई थिंक तो काफ़ी इसमें मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी में क्या कहता है ये। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, थ्योरी में देख लो इसकी। कहता है डीएनए कंसिस्ट ऑफ डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। इसकी स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया? वाटसन ने एंड एफ क्रिक ने इन 1953 के अंदर।
इट इज़ अ लॉन्ग डबल स्ट्रैंड, आगे वही बात, लॉन्ग और डबल स्ट्रैंड किसकी थी, फॉस्फेट और शुगर बैकबोन के तौर पे बने हुए थे इसके अंदर। कंसीडर टू चेन, दो चेन होती हैं, ईच चेन इज मेड अप ऑफ, किसके जरिए बनी हुई थी, शुगर और फॉस्फेट, ये बैकबोन के तौर पे काम कर रही थी। अब देखो ना, वो हमने इमेज देख ली है तो अब थ्योरी खुद ब खुद ही आपको माइंड में आ रही है। और जो बेस थी, द शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप मेक द बैकबोन ऑफ द चेन, वो बैकबोन की चेन बना रहे हैं। और जो थी आपकी टू चेन आर लिंक्ड, दोनों चेन किस तरह जुड़ी हुई थी, बेसिस के जरिए, इसके जरिए नाइट्रोजनस बेस, उसके जरिए जुड़ी हुई थी। द चेन आर रैप्ड, रैप्ड होता है आपस में, क्या कहते हैं, एक दूसरे के ऊपर लिपट जाना, एक दूसरे के ऊपर लिपटी पड़ी है, अराउंड ईच अदर इन डबल हीलिक्स फॉर्म, इस फॉर्म में, डबल हीलिक्स फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई है। तो ये समझ में आ गई अब, यहाँ तो क्वेश्चन की प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ तक तो उसने डीएनए की सारी स्ट्रक्चर बता दी। अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो कुछ इसके फंक्शन बताएगा जो शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, किसको हम जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ भी कहते हैं, किसको, डीएनए को। क्यों कहते हैं वो जरा देख लो। डीएनए इज द परमानेंट स्टोरेज प्लेस फॉर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। कहता सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन जो होती है ना परमानेंट जेनेटिक की, वो स्टोर करके रखता है। इसका मतलब ये है कि लेट कर लो, जेनेटिक कोड, डीएनए एक ऐसी चीज है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने इंसान की तमाम इंफॉर्मेशन रखी हुई है, इंसान की तमाम। अब इंसान का कलर क्या होगा वो डीएनए में, इंसान का कद कितना होगा, इंसान के क्या कहते हैं हेयर्स कैसे होंगे, घुंघराले होंगे, स्ट्रेट होंगे, आईज कैसी होंगी, इंटेलिजेंस तक रखा हुआ है, कितना ज़हीन होगा कितना नहीं होगा, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, डीएनए में मौजूद है। तो हर कोड अल्लाह ताला ने डीएनए के अंदर रखा हुआ है। डीएनए द परमानेंट स्टोरेज, इसके अंदर वो परमानेंट स्टोरेज परमानेंट रहती है जेनेटिक कोड की इंफॉर्मेशन। इट कैरीज एंड स्टोर ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। सेल क्या करता है, वो तमाम इंफॉर्मेशन को अपने अंदर उठाए रखता है और स्टोर रखता है। यानी कि ये मेमोरी कार्ड की तरह है असल में, जो है हमारा क्या कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। इट पासिस दी इंफॉर्मेशन एज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा, ये तो आपका अपना ही प्रैक्टिकल है, कि जिन वालदैन का कद लंबा होता है तो क्या होता है, आप देखते हो कि उनके जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, जो उनके बच्चे होते हैं, उनका भी कद क्या होता है, लेंथी होता है। जिस तरह आपके जो घर वाले हैं उनकी आईज का कलर चेंज है, ब्राउन है या ऑरेंज है, तो क्या होगा कि उनके जो आगे बच्चे होंगे उनका भी क्या होगा, उनके उनकी कलर उसी तरह होगा। इसका मतलब जो आपके पेरेंट्स से उनका जो डीएनए है, उनकी जो कोडिंग है, वो आपके डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो गई है। अक्सर जब होता है ना, जब कोई मैच करना होता है, क्या कहते हैं, चेक करना होता है कि लेट करो कोई इशू बन गया जी, बच्चा समझ में नहीं आ रहा है किसका बच्चा है, तो क्या करते हैं वो पेरेंट्स का भी डीएनए लेते हैं और उस बच्चे का भी डीएनए लेते हैं। तकरीबन जो होता है ना पेरेंट्स और जो बच्चा होता है उसके डीएनए तकरीबन आई थिंक सो 70% तक मैच कर जाता है। इतनी, यानी कि उसके अंदर क्या सिमिलैरिटीज होती है डीएनए में, कुछ चेंजिंग होती है लेकिन वो 70% मैच करे। इसका मतलब जो आपका डीएनए है वो आपकी इंफॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन कन्वर्ट करता रहता है। इट पासिस, ये देता रहता है, दीज इंफॉर्मेशन एज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये अगली नस्लों में कन्वर्ट होता रहता है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, दीज इंस्ट्रक्शन और जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो दी जा रही हैं कि डीएनए इस तरह का बनाना है, इस तरह का होना चाहिए, इसकी आंखें इस तरह की होनी चाहिए, इसके बाल इस तरह के होने चाहिए, कलर इस तरह का होना चाहिए, ये सारी कोडिंग को हम क्या नाम देते हैं,
जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, जिंदगी का जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ है। दे आर डिटर्मन विदर एन ऑर्गेनिज्म इज एन मैन और अ ट्री और अ डोंकी। कहता है यही डीएनए डिसाइड करता है कि वो जो है वो डीएनए किसी इंसान का है, किसी मोंकी का है, किसी डॉग का है, किसी कैट का है, किसका है वो। ये यहाँ तक भी डीएनए इतना इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि किसी का हेयर लेना, हेयर, आई थिंक जब मैं छोटा होता था ना, यूरोपियन कंट्री तो बहुत आगे निकल गई हैं अपनी रिसर्च में, लेकिन आई थिंक तो बगदाद कहते हैं सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो मुसलमानों ने बनाई थी, जिसके ऊपर आई थिंक तो चंगेज खान ने हमला करके वो सारी यानी कि वो तबाह कर दी थी। जिस तरह आजकल लोग जाते हैं ना यूरोप कंट्रीज में रिसर्च के लिए, तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी मुसलमानों ने बनाई थी, और इस तरह वो पूरी दुनिया के लोगों को बुलाते थे कि वो आए रिसर्च करें, अपनी रिसर्च को पैटेंट फॉर्म में वहाँ पे सेव करें। तो ये जो थी इस्लाम में पहले आई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो बस बदकिस्मती थी, मुसलमान वो हार गए, तो वो सारा उनका जो बगदाद की सारी बुक्स थी, पता नहीं दरिया नीलम कहते हैं उसका पानी ब्लैक हो गया था इतना, यानी कि वो बुक्स ज़ाया की थी उन्होंने, इतनी तबाही की थी। तो यानी साइंस मुसलमानों में बड़े हैं, लेकिन अब हम बहुत पीछे हो गए हैं। तो मुझे याद है कि जब मैं बचपन में था, आई थिंक तो बहुत छोटा था, 5वीं 6ठी क्लास में होगा, तो मैंने ये आर्नल्ड था उसकी फिल्म देखी थी। वो क्या करते हैं, उसका पता नहीं हेयर लेते हैं, हेयर में से डीएनए निकालते हैं, डीएनए निकाल के बिल्कुल उस जैसा एक और आदमी बना देते हैं। यानी कि ये जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ का मतलब है कि उसकी सारी इंफॉर्मेशन क्या थी, वो डीएनए में सेव थी। तो ये आज भी इसके ऊपर फिल्में बन रही हैं और ये रियलिटी में है। पता नहीं, मैंने दोस्त कोरोना में देखी थी एक फिल्म, उसके अंदर वो क्या होता है, उसकी पूरी फैमिली एक्सीडेंट में मर जाती है, और वो बंदा होता है डीएनए के ऊपर काम करने वाला। वो क्या करता है, यहाँ तक कि वो डीएनए लेके उनको दफना देता है सबसे छुप के। उनके डीएनए लेके क्या करता है कि अपने बच्चों को, अपनी जो वाइफ होती है उसको दोबारा उस डीएनए के जरिए बना लेता है। इनके क्या होगा, सिर्फ एक बाल भी है ना, उस बाल में से भी आपको न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस हर के अंदर ही है, तो उसमें से डीएनए इंफॉर्मेशन लेके वो उस तरह की चीज दोबारा ही पैदा कर सकता है। यानी ये जेनेटिक कोड होती है। क्लियर होगी आई थिंक, तो काफी हद तक मैंने इसको डिटेल से बता दिया है, फिर भी कोई बात नहीं रहती। तो ये डीएनए कोड हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में। अच्छा, एक और आता है जेनेटिक डिजीज। इसको थोड़ा समझना है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। डीएनए कैरीज जीन्स। डीएनए जो होता है ना, उसके ऊपर एक जीन है। जीन का मतलब कोई एक बंदा कह लो आप, वो काम कर रहा है उसके ऊपर। डैट कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। और वो बंदा जो है डीएनए के ऊपर, जीन को मैं क्या नाम दे रहा हूं, किसी मैन का नाम दे रहा हूं, वर्कर, सर्वेंट, वर्कर का नाम दे रहा हूं। डीएनए के ऊपर एक जीन है, यानी वर्कर है, वो क्या कर रहा है, वो आरएनए को कंट्रोल करता है, किस लिए, बनाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ, डीएनए आरएनए को बनाती है, बनाने को कंट्रोल करती है। डीएनए के ऊपर जो जीन होती है वो आरएनए को बनाने में कंट्रोल करती है। अच्छा, ये देखो जरा, ये बुक के अंदर है आपकी, डीएनए सिंथेसाइज एंड पास इंस्ट्रक्शन टू आरएनए। इसका मतलब डीएनए आरएनए को बनाती भी है और उसको इंस्ट्रक्शन देती भी है। और डीएनए कब बनाती है, और कौन कहता है डीएनए को आरएनए बनाने के लिए, जो उसके ऊपर जीन मौजूद है। आगे बात समझ यहां तक। फिर आरएनए क्या करता है, आरएनए सिंथेसाइज अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन प्रोटीन, यानी आरएनए प्रोटीन बनाता है। आरएनए क्या करता है, इसकी मिसाल ऐसे समझ लो, लेट कर लो, जब हम घर बनाते हैं एक ठेकेदार होता है, वो ठेकेदार क्या होता है, वो मजदूरों को बुलाता है, मिस्त्री को, मिस्त्री को वो कहता है, इंस्ट्रक्शन देता है। अब ठेकेदार है डीएनए, ठेकेदार कौन है, और आरएनए क्या है, मजदूर। इसका मतलब डीएनए अब क्या करेगा, ठेकेदार मजदूरों से कहेगा कि जी इस जगह एक कमरा बनाना है, इस जगह पे वॉशरूम बनाना है, इस जगह पे सीढ़ियां बनानी है। इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, डीएनए, और बना कौन रहा है, आरएनए। तो ये आपने बनाना है, तो प्रोटीन जो बनाता है वो बनाता आरएनए है, वो डीएनए नहीं बनाता, लेकिन बनाता किसके अकॉर्डिंग है, डीएनए के अकॉर्डिंग। अब स्टोरी समझ में आई थोड़ी सी।
तो ये इसको बस ध्यान में रखना। डीएनए कैरीज जीन, डीएनए के ऊपर जीन होती है और वो क्या करती है, आरएनए को बनाने में कंट्रोल करती है। कहता है एरर इंस्ट्रक्शन इनटू द जीन, कहता है अगर जीन में ही खराबी आ जाए, अगर जीन में ही, अब जो ठेकेदार है अगर वो बता ही गलत दे, और वो बताए, तो क्या आरएनए ठीक बनेगा? तो आरएनए गलत बन जाएगा। अब देखो, इट सिंथेसाइज फॉल्टी प्रोटीन। अब आरएनए जब गलत बनेगा तो आरएनए जो आगे प्रोटीन बनाएगा क्या वो ठीक बना सकता है? तो प्रोटीन भी क्या बनेगी, फॉल्टी बन जाएगी। एंड डू नॉट फंक्शन द वे दे आर सपोज टू, और वो प्रॉपर फंक्शन जो हम सोचते हैं उसके मुताबिक वो वर्क नहीं करेगी। ये स्टोरी समझ में आई है? हुआ क्या, हुआ ये कि डीएनए का जो जीन था वो खुद ही फॉल्टी था। जब वो खुद गलत था तो लाजमी बात है उसने जो आगे आरएनए बनाना था वो भी क्या बनाना था, और आरएनए तो आगे प्रोटीन बनानी थी। जब आरएनए गलत बना तो ऑटोमेटिकली तो प्रोटीन, इस सारे अमल को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिजीज। दिस डिसऑर्डर कॉज जेनेटिक डिजीज, इसको हम क्या नाम देते हैं, जेनेटिक डिजीज का नाम देते हैं। आई थिंक तो यहाँ तक ही है ये। तो इसमें तो कोई बात अगर कोई रह गई हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए दोबारा पूछ सकते हो आप, और बाकी दुआओं में याद रखा करो।